जय हिंद बच्चों, ये कहानी 8th क्लास के लिए है जिसका नाम है साबुन। आज से हमारा सेकंड टर्म शुरू हुआ है। तो 8th क्लास आपको मैंने परसों जीके का भी काम करवाया था, तो वो काम भी आपको अपनी अपनी बुक्स में कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे हिंदी का लेसन पाठ 11 जिसके शब्दार्थ और सुलेख आप अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में करेंगे। तो इस कहानी में एक जॉइंट फैमिली के बारे में बताया गया कि कैसे जॉइंट फैमिली अपनी फैमिली के लिए अपना क्या महत्व, क्या रोल रखती है कि वो खुद अपनी फैमिली से कुछ भी कह सकती है, लेकिन कोई दूसरा उस परिवार के प्रति अगर कुछ करता है या कुछ कहता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनेंगे। पाठ का नाम है साबुन और नंबर है 11। सुखदेव ने ज़ोर से चिल्लाकर पूछा, मेरा साबुन कहाँ है? श्यामा दूसरे कमरे में थी। साबुनदानी हाथ में लिए लपकी आई और देवर के पास खड़ी होकर बोली, यह लो। सुखदेव ने एक बार उंगली से साबुन को छूकर देखा और भवें चढ़ाकर पूछा, तुमने लगाया था? क्यों क्यों? श्यामा होले से बोली, जरा मुंह पर लगाया था। क्यों? तुमने मेरा साबुन लिया। तुमसे 1000 बार मना कर चुका हूँ, लेकिन तुम तो बेहया हो ना। गाली मत दो, समझे? श्यामा ने डिब्बी वहीं ज़मीन पर पटक दी और तेज़ कदमों से बाहर जाती बोली, जरा साबुन छू लिया तो मैंने तो मानो गज़ब हो गया। सुखदेव ने भी वहीं चिल्ला कर कहा, खबरदार जो अब कभी मेरा साबुन छुआ। अंगीठी पर तरकारी पक रही थी। श्यामा भुन भुन करती ढक्कन हटाकर करछुल से नोट पोट करने लगी। तभी देखा कि आधी से ज़्यादा तरकारी तो जल गई है। उसने कढ़ाई उठाकर नीचे ज़मीन पर पटक दी। ये था पेज नंबर 95। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 96। पटक दी और उसके बाद खो गई नास पिटी। सब्जी के लिए बोलने लगी क्योंकि सब्जी जल गई थी। तरकारी को निहारती नाराज होकर बोली। तभी उधर से टन से लोटा गिरने की आवाज़ आई। श्यामा ने चौंक कर देखा। लड़का बाल्टी खींचकर बाहर लिए जा रहा था। चिल्लाकर कहा, कहाँ लिए जा रहा है? आप भागे, नहाएंगे। लड़का शांत भाव से ज़मीन पर बाल्टी घसीटता बोला, चाचा जी ने कहा है। उसने लड़के के हाथ से बाल्टी छीन ली और पैरों से धमधम करती गुसलखाने के आगे तक आई। सुखदेव छोटे भतीजे को सामने बिठाकर उसके सिर पर साबुन मल रहा था और भाभी को देखकर बोला, काला कर दिया साबुन, चेहरे का रंग लग गया इस पे काली माई के। श्यामा चिल्लाकर पूछा, मैं काली हूँ? सुखदेव ने बच्चे के सिर पर साबुन मलता रहा। श्यामा ने बाल्टी वहीं पटक दी और चढ़े स्वर में पूछा, मैं काली हूँ? मैं काली मतलब उसका देवर जो है वो उससे मजाक कर रहा था और उसे उसके रंग के ऊपर भी बोलने लगा कि तुम तो काली हो, तुमने साबुन क्या मेरा छू दिया, मेरा तो साबुन ही काला कर दिया। इस तरह से वो मजाक कर रहा था उनसे, लेकिन जो कि करना नहीं चाहिए, लेकिन वही है, उनके जॉइंट फैमिली के जैसे भी रिलेशंस होंगे तो वो इस तरह से उन्हें बोल रहा था अपनी भाभी से। तो सुखदेव ने घबरा कर बोला, धीरे बोलो, भाई साहब आ गए। तो अब जैसे ही उसका भाई वहाँ पर आया तो फिर उस समय तो वो एकदम चुप हो गया कि भैया के आगे कुछ नहीं बोला वो। तो श्यामा ने चौंक कर उधर देखा। कमरे के दरवाजे पर पति के जूते चमक रहे थे। उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाया, फिर थाली परोसकर पति को आवाज़ दी, आओ। बृजलाल के आसन पर बैठकर भोजन पर एक नज़र डाली और पूछा, आज तरकारी नहीं बनी? नहीं। यह प्याली में क्या है? कदुआ है, लल्ला के लिए रख दिया है, दाल से खाओ। वो वैसे उसे इतना स्नेह भी करती थी कि अगर सब्जी जल भी गई तो थोड़ी सी ऊपर से उसके लिए निकाल कर रख दी कि नहीं वो दाल नहीं खाएगा तो सब्जी से खा ले। लेकिन वैसे आपस में स्नेह भी था और झगड़ा भी था। पति ने आज्ञा मानकर एक गिलास मुख में दिया और शांत भाव से बोले, नमक लाओ। क्या कम है? श्यामा ने नमक की बुनकी हाथ में छोड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं है। क्यों झूठ बोलते हो? मैंने नमक डाला था, शर्त लगाती हूँ। पति ने हंसकर कहा, यही सही, लेकिन अगर अपनी कुशल चाहो तो पतीली में नमक पीसकर डाल दो। सुखदेव अभी खाने बैठेगा तो आफत। वो सबसे छोटा था तो सब उससे लाडले होने की वजह से प्यार भी करते थे और उससे डरते भी थे कि उसे अगर खाना अच्छा नहीं लगेगा तो क्या खाएगा। पहले भाभी ने सब्जी को रखा उसके लिए और भाई ने क्या बोला कि दाल में नमक कम है और यदि नमक उसको वो खाएगा और नमक फीका लगेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, तुम उसके खाने से पहले ही
दाल में नमक डाल देना। श्यामा ने स्वर को चढ़ाकर कहा, क्या आफत आएगी, फांसी दे दोगे मुझे, मैं दासी हूँ ना सबकी। ब्रजलाल ने हंस कर कहा, तुम राजरानी हो, लाओ रोटी तो दो। वे कपड़े पहनकर ऑफिस जाने को तैयार हुए तो श्यामा ने चौखट पकड़े पकड़े कहा, मुझे साबुन चाहिए। साबुन? पति ने अचरज से कहा, कैसा साबुन? सुखदेव से कहो छाता लाओ और वह फाइल उठाना। तभी रसोई घर से पुकार आई, भाभी खाना परोसो। पेज नंबर 97। भाभी खाना परोसो। बड़ा लड़का अलग थाली में खाता है और छोटा अपने चाचा जी के साथ चाचा जी के हाथ से खाता है। तीनों पास पास नहाए धोए आसनों पर विराजे और भोजन कर रहे थे। बड़े लड़के ने मुंह बिचका कर कहा, दाल में इतना नमक है कि पूछो मत। श्यामा ने डरते डरते देवर की ओर देखा और सुखदेव ने नमक के बारे में कुछ शिकायत ना की, उल्टे भतीजे को डांट कर कहा, खाओ चुपचाप। फिर भाभी के आगे प्याली सरका कर बोला, तरकारी और देना भाभी। भाभी ने हंसकर कहा, तरकारी अब नहीं, सब खत्म, यह देखो। कढ़ाई आगे खींचकर हंसकर कहा, जल गई सब, यही इतनी बची थी सो तुम्हारे लिए छाँट कर निकाल ली थी। देखें जली हुई का स्वाद देखें। श्यामा ने कढ़ाई पीछे करके कहा, तो यह तुम्हारे खाने की काबिल नहीं है, लो दाल और ले लो। बड़े लड़के ने कहा, मैं भी दाल और लूँगा। श्यामा ने पतीली उसके आगे सरका कर कहा, ले दाल ले ले। लड़का पतीली में झांक कर बोला, कहाँ है इसमें दाल? दाल नहीं है। तब तो मेरा सिर खा ले पेटू। छोटे भतीजे के झूठे हाथ धोकर सुखदेव कॉलेज के कपड़े पहनने लगा तो कमीज़ में एक बटन बचा पाया था। सुखदेव कमीज़ उसकी गोदी में रखकर कहा, जल्दी भाभी जल्दी। भाभी जल्दी जल्दी बटन टाँकने लगी। अब सुखदेव की नज़र भाभी के परोसे हुए खाने पर गई। तरकारी जो जलकर काली हो गई थी, अकेली अकेली थाली में सजी थी। तभी भाभी ने कमीज़ ऊपर करके कहा, लो थामो, अब मुझे भी पेट में कुछ डाल लेने दो। उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ ले गया और जल्दी जल्दी। बड़ा भतीजा बाहर दरवाजे पर खड़ा था। उसके स्कूल की आज छुट्टी थी, कॉलेज जाने लगा तो सुखदेव उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ ले गया जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी दूर तक। 4 मिनट बाद लड़के ने दही का कुल्हड़ माँ के आगे ला धरा। श्यामा उसी जली तरकारी से रोटी खाई जा रही थी। दही देखकर अचरज से बोली, कहाँ से लाया है रे? लड़का बाहर को भागता भागता बोला, चाचा जी ने दिया है। मतलब अगर वो उससे स्नेह करती थी तो उसके जो देवर था वो भी उससे स्नेह करता था। उसे जब उसे ये लगा कि भाई अब ये खाना खा रही है और जला हुआ है सारी सब्जी वगैरह, तो कैसे फट से उनके लिए दही मंगवा कर अपने भतीजे के हाथ भिजवा दिया। और 1 रुपया था श्यामा के पास और उसी रुपये को लिए सारा दिन घूमती रही कि ऐसी कैसी तकदीर फिरी कि कोई ना मिला साबुन लाने वाला। तब खींचपन से बड़े लड़के को समझा बुझाकर गली के मोड़ वाली दुकान पर भेजा साबुन लाने और संतोष की सांस लेकर बोली मन ही मन कि सुबह अपनी नई टिक्की से जब नहाऊंगी तो देखूंगी, मतलब रोज़ लगाऊँ। मतलब उस ज़माने में शायद घर की स्त्रियों में या साबुन में या मतलब किस तरह का भेदभाव था पता नहीं, लेकिन जब उसको भी 1 रुपया मिलता तो वो भी यही सोचती कि मैं भी साबुन लाऊंगी और अपने साबुन से मैं नहाऊंगी। मतलब मन में ये भाव आते हैं तो वो अपने बेटे को भेजती है साबुन लेने के लिए। अब देखो लड़का भी क्या साबुन लाएगा, वो ले आएगा नहाने की बजाय कपड़े धोने वाला साबुन। अब वो क्या करेगी? पर लड़के की अकल पर पत्थर पड़ गए। 2 आने का कपड़े धोने का बदबूदार साबुन ले आया और 14 आने वापस लाकर माँ को दे दिए। मतलब 16 आने में 1 रुपये होते होंगे। अब 16 आने थे तो उसने क्या करा, 2 आने का कपड़े धोने का साबुन ले लिया, लेकिन माँ के लिए नहाने का साबुन तो उसको ध्यान में ही नहीं रहा और वो सोच रहा है कि माँ ने तो कपड़े धोने के लिए साबुन मंगवाया होगा। श्यामा ने वह 2 आने का साबुन उठाकर कोने में फेंक दिया
और लड़के को कोसती कोसती रसोई बनाने लगी। आधे घंटे बाद पति यहाँ पहुँचे। उसके आधे घंटे बाद देवर। खाना तैयार हो चुका था। पति के कोई मित्र आए गए थे जिन्होंने बातों की झड़ी लगाए थे। श्यामा 10 बार उस कमरे में दरवाजे पर झाँक कर लौट आई और लड़के को भी भेजा। ब्रजलाल ने कहा, आते हैं, वह बतूनी भला आदमी ना उठे। हार कर श्यामा ने देवर से कहा, लल्ला तुम ही तो खाओ, वे तो आज बातों से ही पेट भरेंगे। श्यामा पानी लेकर लौटी तो सुखदेव खा चुका था। अचरज से बोली, खा चुके, 2 पराठों से ही पेट भर गया। पर सुखदेव ने जल्दी जल्दी पानी पिया और जल्दी जल्दी कमीज़ पहनकर पैरों में चप्पल डालकर खड़ा हो गया रसोई घर के सामने। श्यामा जूठी थाली लेकर बाहर निकली और उससे यूँ खड़ा देख तो रुक गई। सुखदेव ने होले से कहा, भाभी। भाभी होले से बोली, क्यों, क्या है? भाभी, आज बहुत अच्छी फिल्म आई है, तुम जा रहे हो? पैसे नहीं हैं। भाभी ने सोच कर कहा, 14 आने से काम चल जाएगा, तो 14 आने हैं तो मेरे पास, लाओ लाओ। मतलब उसको ये लगा कि अगर वो पिक्चर जा रहा है तो अब उसको पैसे तो चाहिए होंगे। जो भाभी उससे मतलब अपने उस 1 रुपये के लिए साबुन रखा हुआ था, पैसे रखे हुए थे, उसने फट से वो 14 आने उसे दे दिए कि जाओ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम इन पैसों से पिक्चर देख आओ। श्यामा ने थाली वहीं रख दी और दौड़ी जाकर बक्से से 14 आने लेकर आई और देवर की जेब में 14 आने डालकर हौले से बोली, मैं उधर वाली कुंडी खटका देना, मैं जागती रहूँगी। मतलब उसे ये भी डर था कि अगर भैया को पता चलेगा रात को जाएगा तो वो ये कहती कि जब आओगे तो मैं दरवाज़ा खोल दूँगी। एक दिन सुखदेव ने नुमाइश से दूर प्रियवृंदा के दर्शन भी करा दिए भाभी को। घर लौटने लगे तो चलते चलते भाभी बोली, हे भगवान, तुम्हारी यह प्रियवृंदा रूप की जोत लिए सारी नुमाइश को चकाचौंध कर दिए जा रही है। हाय राम, मैं तो इसके पैरों की धोबन भी नहीं हूँ, कैसे जेठानी बन पाऊँगी? मुझे देखकर हंसेगी। तो सुखदेव सुनकर बोले, गला काट दूँगा। भाभी बोले, किसका गला काटोगे, मेरा? मतलब वो जैसे जान के कहने लगी कि भी ये तो बहुत सुंदर है, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं, तो अगर उसने भी मेरा ही ऐसे अपमान करा या मुझे कुछ भी ऐसे शब्द कहे तो क्या उसका देवर बोलता है कि अगर ऐसा एक भी शब्द बोला तो मैं उसे काट दूँगा। तो वो हंसकर बोलती है कि मुझे या उसे, क्योंकि आपस में दोनों का बहुत स्नेह था। अब नेक्स्ट पेज नंबर 99। सुखदेव कुछ न बोला। ठंड पड़ने लगी थी और सुबह तड़के नहाकर रसोई चढ़ाते जब श्यामा को कपी लगने लगी तो उसे याद करके देवर का बक्सा खोला और एक पुराना स्वेटर निकाल लिया जिसे कीड़ों ने जगह जगह से तार तार करके वतायन गवाक्ष बना दिया था हवा के आने जाने। मतलब वो स्वेटर इतना फटा हुआ था कि वहाँ से हवा भी आती रहती थी। उसी स्वेटर को रोज़ सुबह पहन लेती और गर्मी पाकर कहती थी कि चलो अच्छा है, जाड़ा मज़े से काट देगा। रात को सिनेमा देख सुखदेव ने सुबह सूरज चढ़े तक गहरी नींद ली, फिर भी देह का आलस्य ना आया। एक जमाई लेकर छोटे भतीजे से बोला, चलो बेटा चाय पिएंगे। लड़का कूद कर बोला, चाचा जी बिस्कुट भी खाएंगे ना? सहसा सुखदेव को याद आया कि चाय वाले के नौकर को उसने अपने स्वेटर देने की बात कही थी। बक्सा खोलकर पुराना स्वेटर खोजने लगा, पर स्वेटर न मिला। एक एक करके सारे कपड़े निकाल दिए, लेकिन उस स्वेटर के दर्शन न हुए। कहाँ गया? भाभी रसोई घर में बैठी दाल बिन रही थी। उनसे आकर पूछा, मेरा स्वेटर था एक पुराना, वह मैंने ले लिया है। तुमने कैसे ले लिया? सुखदेव ने माथे पर बल डालकर बोला, तुमने क्यों मेरा स्वेटर खोला, बक्सा खोला, क्यों लिया मेरा स्वेटर? भाभी ने शांत स्वर में कहा, बेकार पड़ा था इसलिए निकाल लिया। सुखदेव ने स्वर को तीव्र करके कहा, तुम मुझसे बिना पूछे तुमने कैसे ले लिया? तुम मेरी चीज़ को क्यों छूती हो? भाभी सुनकर चुप। मतलब जब कभी गुस्सा आता था तो उसे कुछ आपा नहीं रहता था, वो कुछ भी शब्द उनसे कह देता, लेकिन मन से उनके प्रति बहुत स्नेह और आदर रखता था, लेकिन गुस्से में वो उसे कुछ भी पता नहीं चलता था। तो वो तो अपने समझ के उसने उसके बैग में से ले लिया या बक्से में से ले लिया, लेकिन वो उसे डांटने लगता है कि मेरे बिना पूछे आपने मेरे बक्से को क्यों छुआ? और लेकिन भाभी भी चुपचाप सुनती रही, उसने कुछ नहीं बोला। सुखदेव ने उसी स्वर में कहा, कहाँ है स्वेटर, लाओ दो। भाभी ने शांत स्वर में कहा, चलो अपने कमरे में लाए देती हूँ स्वेटर, यहीं ला कर दो। भाभी ने इधर को पीट करके स्वेटर उतारा, फिर उधर को मुंह करके शांत स्वर से कहा, यह लो। सुखदेव क्षण भर में भौचक्का सा खड़ा रह गया। स्वेटर वह
सामने पड़ा था और भाभी ने सिर झुकाए फिर दाल संभाल भी बीनने लगी। सुखदेव वह स्वेटर उठाने लगा, तब भी तो एक बार भाभी के झुके मुख की ओर देखा और आंखों से आंसू टपक रहे थे भाभी के। मतलब जब उसने उसको इतनी ज़ोर से डांटा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ भी बोली नहीं और चुपचाप से वो स्वेटर उतार कर दे दिया। वो स्वेटर जो कि बिल्कुल फटा हुआ था, फिर भी सिर्फ उसके देवर की डांट से या डर से या जो भी था कारण, उसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप उसे उतार कर दे दिया। मतलब उस ज़माने में या उस समय जो संयुक्त परिवार थे वो अपने एक दूसरे के प्रति इस तरह का व्यवहार रखते थे कि कोई भी किसी के लिए अगर कुछ क्रोध हो भी जाता था तो लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होता था वो इतनी समझदारी से काम करता था कि वो कुछ भी कुछ बोलता नहीं था। जब उसने अपनी भाभी के आंसू देखे तो ऑब्वियस है कि उसे भी अपनी गलती रियलाइज़ हो गई होगी। भाभी सुखदेव ब्रजलाल ने खाना समाप्त करके पानी पिया और उठ गए। घड़ी की ओर देखते रह गए और कपड़े उतारने लगे और फाइल संभाली और शीशे से अपना मुंह देखा। बाहर को बड़े की श्यामा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। मेरे लिए एक स्वेटर ला दो। अब है पेज नंबर 100। मेरे लिए एक स्वेटर ला दो। स्वेटर, पति ने झिड़की देकर कहा। क्या कह रही हो? मुझे ऑफिस की देरी हो रही है और तुम स्वेटर की फरमाइश कर रही हो? सुखदेव से कहो। श्यामा ने सिर झुकाकर कहा। तो मुझे कुछ रुपए दो, आज मैं मंगवा लूँगी किसी से। किसी से क्यों? ब्रजलाल ने जल्दी से एक 10 रुपये का नोट निकाल कर कहा। सुखदेव ले आएगा। लो थामो। है कहाँ सुखदेव? सहसा ने लड़के ने बड़े हाँफते हुए कहा। माँ को एक कागज़ दिया और बोला, लो पढ़ लो, चाचा जी ने दिया है। लो पेंसिल लो और यह जवाब लिखो। श्यामा ने हाथ का काम रोककर अचरज से वह कागज़ पढ़ा। सुखदेव ने लिखा था, मुझसे प्रोफेसर शर्मा की किताब खो गई है। उन्होंने अपनी किताब मांगी है, बाज़ार से खरीद कर ले आऊँगा। 10.5 रुपये चाहिए। आप किसी से उधार दिलवा दीजिए। मैं सुबह से रुपए के लिए कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं मिले। आप कहीं से दिलवा दीजिए। भाई साहब को ना कहिएगा, आपको मेरे सिर की कसम आदि। अब जैसे ही उसको 10 रुपये मिले पति से कि ठीक है तुम जाकर अपना स्वेटर ले आना या मंगवा लेना, तो तभी उसके देवर ने फिर से एक प्रॉब्लम उसको बता दी कि भाई ऐसे ऐसे मेरी बुक खो गई और मुझे उस बुक को लौटाना है वापस, और वो बुक इतने की और अब आपकी मुझे पैसे अरेंज करके दो। श्यामा ने उसी कागज़ को पीठ पर लिखा, मेरे पास 10 रुपये हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। 8 आने का इंतज़ाम कर लीजिए। रविवार को दोनों भाइयों का नियम था कि सुबह नाश्ता करके निकल जाते थे दोस्तों में और दोपहर 12-1 बजे तक लौटने का नाम ना लेते। वही आज भी हुआ। श्यामा को प्रियवंदा के घर जाना था। उसने जल्दी जल्दी रसोई बनाई, फिर सब संभाल सुधार किया। वहाँ जाने का तैयारी करने लगी। शीशे के सामने जा खड़ी हुई। बाहों के नीचे गाल तक कालिक लगी हुई थी। हथेली रगड़कर कालिक को मिटाने लगी और आंख मीचकर काफ़ी देर तक रगड़ा। फिर भी आंखें उभारकर शीशे को देखा तो सन्नाटा आ गया। सारा चेहरा काला हो गया, सारे चेहरे पर कालक फैल गई। श्यामा ने घबराकर चारों ओर नज़र दौड़ाई, कोई देख तो नहीं रहा। फिर जल्दी से साबुनदानी उठाकर गुसलखाने की ओर भाग गई। अब है पेज नंबर 101। मुख धोया साबुन से, हाथ धोए साबुन से, फिर पैरों की ओर नज़र गई। फिर पैर भी बहुत गंदे दिख रहे थे, उसे भी साबुन मलने लगी। सहसा बाई और किसी की परछाई और देखकर श्यामा ने साबुन मलते मलते उधर को मुँह किया और उसके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। सामने नंगे बदन, कंधे पर धोती तौलिया डाले सुखदेव खड़ा था, निश्चल निर्वाक। श्यामा से कुछ ना बन रहा था, यूं ही पैर पर साबुन लगाए बैठी रही। आखिर सुखदेव ने ही निस्तब्धता तोड़ी और मुस्कुराकर मुंह खोलकर बोला, बैठी क्यों हो? पैर धोकर हटो ना। तब मानो श्यामा की चेतना लौटी। मतलब उसको लग रहा था कि अब उसने मुझे साबुन लगाते देख लिया तो पता नहीं
हत्या को हराम मचा दे, लेकिन आज उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब मानो श्यामा की चेतना लौट आई, होठों में मुस्कुराई, जल्दी जल्दी पैर धोकर वहाँ से अपने कमरे में आकर शीघ्रता से साबुन की टिक्की एक कपड़े से दबा दबा कर सुखाई, फिर बड़े यत्न से साबुनदानी में रखकर ले गई। सुखदेव पाइप खोलकर खड़ा था, ना जाने क्या सोच रहा था। पानी की धार देखकर खट से भाभी ने पैरों के पास वह साबुनदानी रख दी और लौट चली लंबे डग भरती। सुखदेव क्षण भर साबुनदानी को निहारता रहा, फिर उसे झुककर साबुन की टिक्की हटा दी और फिर तड़ित वेग से दूर भागी भाभी की ओर। वह साबुन फेंक दिया जोर से, पर साबुन भाभी को न लगी। उसी क्षण वहाँ से आने वाले मारवाड़ी सेठ सामने आ पहुँचे। जाने कैसे साबुन सेठ की टोन पर फटाक से लगा, मतलब वो साबुन जो था वो उसको अपनी भाभी को फेंक रहा था, मार रहा था, लेकिन वो उस मारवाड़ी को लग गया। अरे मार डाला रे! सेठ जी वहीं से पैर पकड़कर बैठ गए। श्यामा ने पीछे घूम कर देखा, सुखदेव ने भी देखा। घबरा कर वह सेठ जी के पास दौड़ा और हाथों से उसकी वजनी देह उठाता बोला, अभी इधर एक बंदर कूदा था, मैंने देखा था, इस कारण मैंने साबुन मार। मतलब उसने अपनी बात को बदल दिया कि मैं तो किसी बंदर को साबुन मार रहा था, ना कि आपको। सेठ जी ने एक हाथ से ज़मीन पर लगाई और दूसरे हाथ से सामने पड़ा साबुन लेकर उठ बैठे किसी तरह। फिर उस साबुन को लौट-पोट कर निहारा और सुखदेव की तिरछी नज़र से ताक कर बोला, साबुन तो नयो है, 6 आने को माल दिए गयो हनुमान। अब उसने क्या करा, वो सेठ जी ने क्या करा, वो तो साबुन ही रख लिया उन्होंने बोला 6 आने का साबुन है, मतलब उस ज़माने में 6 आने का साबुन था। और उन्होंने कहा ये तो मुझे हनुमान जी दे गए हैं, तो क्यों ना ये साबुन तो अब मेरा, अगर मुझे लगा तो मेरा ही हो गया। अब तभी प्रियवंदा का नौकर आ गया बुलाने। श्यामा घबरा कर बाहर आई। प्रियवंदा ने उसी विनम्र टोन में कहा, मैं सच कह रही हूँ दीदी, ना जाने कितनी बार उनके मुंह से यह बात सुन चुकी हूँ, मेरी भाभी के सामने लक्ष्मण की सीता भी तुच्छ है। कितनी ही बार तुम्हारी बड़ाई करते करते आंखों में आंसू, तुम्हारी बातें सुनाते सुनाते आंखों में आंसू भर लाए हैं। भरे गले से कहा कि भाभी मेरी इस धरती माता की तरह है, ऐसी ही सहनशील, ऐसी ही विशाल, ऐसी ही महान। मुझसे कहते हैं कि मेरी सेविका बनकर जीवन सफल कर लेना अपना, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। कहते कहते प्रियवंदा का स्वर करुण होता और नयन गीले। मतलब उसने जब ये बताया कि जो उनका भाई है, मतलब जो देवर है, वो अपनी भाभी की इतनी तारीफ़ करता है कि वो कभी कभी कहते कहते रो पड़ता है। और जब ये बातें प्रियवंदा उनको बता रही होती हैं तो उनकी भी आंखें भर आती हैं। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 102। श्यामा ना बोल ही नहीं पा रही थी। उसके कंठ में जाने क्या अटक गया था। तभी सहसा प्रियवंदा की माँ ने आकर कहा, बेटी चलो खाना खाओ। रामा शंकर प्रियवंदा का बड़ा भाई था। उसकी चौक में बहुत सी दुकानें थी और पत्नी उसकी मर गई थी और घर का करता धरता वही था। रामा शंकर व्यस्त होकर श्यामा के लिए स्वयं थाली लगा रहा था और वह आ पहुंची। अम्मा जी भीतर से जाने क्या लेने गई। कीचड़ से श्यामा कढ़ाई के पास आ बैठी और एक पूरी बेलकर गरम घी में छोड़ दी और प्रसन्न होकर बोली, आज भैया को मैं बनाकर खिलाऊंगी। उसी सजी थाली में रामा शंकर भैया को खिलाकर श्यामा चूल्हे के पास से उठ गई। फिर उस पास खड़ी प्रियवंदा का हाथ पकड़कर खींचती हुई बोली, आओ सखी, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, अम्मा हम दोनों को भी खाना परोसो। अम्मा का धड़कता कलेजा लिए पूछा, तो फिर बेटी मैं कल रामा को भेज दूँ बड़े दामाद के पास? श्यामा के भौं सिकोड़कर बोले, बड़े दामाद कौन खेत की मूली है अम्मा? तुम बड़ी बेटी को ही इज्जत गिराओगी क्या? तुम्हारी बड़ी बेटी ने जो कुछ कह दिया उसे पत्थर की लकीर समझो। अम्मा मुँह देखने लगी। बड़ी बेटी ने जब तनिक नाराज़ी से होकर कहा, तुम्हें यकीन नहीं हुआ क्या अम्मा? अरे मैं कहती हूँ सुखदेव के साथ प्रियवंदा की शादी होगी बस। रामा शंकर भी पास आ खड़ा हुआ। श्यामा ने उसकी ओर देखकर कहा, भैया
अपनी दुकान पर साबुन भी बिकता है ना, वो तेरा साबुन है। तब एक शर्त है, श्यामा ने उंगली उठाकर कहा। अम्मा का दिल धड़कने लगा। रमाशंकर भी घबराया कि भगवान क्या शर्त है इसकी। श्यामा उंगली उठाकर बोली, भैया तुम्हें हर महीने मुझे एक साबुन की टिक्की देनी होगी। बोलो, तभी बोलो हामी भरते हो। रामाशंकर ठाका मारकर हंस पड़ा और सारा परिवार भी हंस पड़ा। ये कहानी थी द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण जी की। तो ये बहुत ही एक अच्छी कहानी आपने सुना कि किस प्रकार साबुन से कहानी शुरू हुई और साबुन पर ही जाकर ख़त्म हुई। मतलब साबुन से ही पूरा सिलसिला शुरू हुआ कि कैसे वो एक साबुन से की लड़ाई हो जाती थी, फिर बीच में भी लड़ाई हो जाती थी, फिर उसी साबुन से सेठ को भी पिटाई होती है, फिर अंत में भी वापस कहानी गोल घूमकर साबुन पर ही आती है। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे और आपने इसके सुलेख और शब्दार्थ दोनों कॉपी में करने हैं और सचित्र सुलेख करना होता है, ये आपको पहले से ही पता है। शब्दार्थ: बोले धीरे, विराजे बैठे, काबिल योग्य, करुण दया, आफत मुसीबत, परिचय जान पहचान, इंतज़ाम प्रबंध, निहारना ध्यान से देखना, साक्षात्कार बातचीत, गुसलखाना नहाने का कमरा। तो इसका भी PDF होगा आपके पास और दोनों इस कहानी को आपने बहुत अच्छे से 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ना है ताकि जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करें तो आपको वो अच्छे से समझ आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।